नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की इतिहास का अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसके लेक्चर 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 4 में, और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है तो आइए जानते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे महामंदी के बारे में, द ग्रेट डिप्रेशन। महामंदी का दौर आया, कैसे आया, किस पे क्या प्रभाव पड़े, वो सब कुछ आज हम लोग जानेंगे। जब महामंदी को पूरी दुनिया को उसने प्रभावित करा है तो उसका भारत पे विशेष रूप से क्या प्रभाव रहा है वो जानेंगे। विश्व अर्थव्यवस्था का पूर्ण निर्माण, युद्धोत्तर काल, कौन सा युद्ध की बात हो रही है वो भी जानेंगे कि विश्व अर्थव्यवस्था का कैसे पूर्ण निर्माण करा जा रहा है वो जानेंगे। और युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान, ये ब्रेटन वुड्स संस्थान क्या है और ब्रेटन वुड्स संस्थान क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। और ब्रेटन वुड्स से एक ना एक एमसीक्यू में जरूर सवाल पूछा जाता ही है, तो वो भी जानेंगे कि कौन सा सवाल हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस महामंदी से कि महामंदी एक्चुअल में थी क्या। महामंदी, आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। 1929 से क्या है, महामंदी की शुरुआत हो जाती है, ग्रेट डिप्रेशन हो जाता है। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आप दो शब्द सुनते हैं होंगे, एक सुनते हैं महंगाई और एक होता है मंदी। ओके, महंगाई और मंदी। तो सर ये महंगाई और मंदी में अंतर क्या है, कब क्या चीज आती है, वो एक बार हमें क्लियर कर दीजिए तो हमारा आइडिया लग जाएगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले देखो, कोई भी चीज जो मार्केट पे डिपेंड करती है कि भाई मंदी और महंगाई, ये जो डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करती है, बाजार पे डिपेंड करती है, जो मार्केट है उस पर डिपेंड करती है। अब जब मार्केट में दो ही चीजें होती है, या तो क्या हम किसी चीज की डिमांड करते हैं और क्या हम किसी चीज की सप्लाई करते हैं। देखो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, सप्लाई कौन करता है, उत्पादन करने वाला। हमने पढ़ा ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, हम उत्पादन कर रहे हैं। परंतु जब डिमांड हम लोग करते हैं तो डिमांड हम उपभोक्ता के रूप में करते हैं। हमने पढ़ रखा है उपभोक्ता अधिकार में कि बाजार में हमारे दोनों रोल है, उत्पादन करने वाले का भी और उपभोक्ता के रूप में मांगने वाले का भी, दोनों हमारे रोल है। तो अब होता क्या है कि डिमांड है ना, अब मेरी बात सुनना कि डिमांड जो है, अगर कोई बंदा डिमांड कर रहा है, डिमांड मान लो अगर 100 की है, 100 चीजों की डिमांड है और सप्लाई करने वाले ने भी 100 ही बनाई है, तो बिल्कुल बराबर रहेगा ना। तो ज्यादा पैसा छट जाएगा, प्राइस हाई हो जाएगी। भाई महंगाई का मतलब क्या होता है, मूल्य का बढ़ जाना। भाई कल पेट्रोल 100 रुपए का मिलता था, आज 110 का मिलने लगा, हमने कहा महंगाई हो गई साहब। आलू 30 रुपए किलो मिलता था, 40 रुपए किलो मिल रहा, महंगाई हो गई साहब। क्या है, मूल्य का बढ़ना ही महंगाई है और मूल्यों का घटना, बुरी स्थिति हो जाना ही मंदी है। तो क्या होगा, जब 100 ही चीजें बन रही और 100 ही खरीदने वाले हैं तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। परंतु जब होता क्या है कि खरीदने वाले 120 हो और बेचने के लिए चीजें सिर्फ 100 हो, तब क्या होता है, किसी चीजों का क्या होता है, मूल्य बढ़ जाता है, तो वो महंगाई आ जाती है। महंगाई मार्केट में तब आती है जब हमारी डिमांड ज्यादा होती है, मांग ज्यादा होती है, परंतु सामान जो वस्तुएं हैं, वस्तु और सेवाएं जो बाजार में है वो क्या है, बहुत कम है। जितनों को जरूरत है उतनी है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए क्या है वो महंगी कर करके बेचते हैं और उससे क्या है, महंगाई समाज में बढ़ जाती है, देश में बढ़ जाती है। और उसको कंट्रोल करने का भी जो जिम्मा है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संभालता है। वो किस प्रकार से संभालता है वो एक हमारा अलग मुद्दा रहेगा। परंतु जैसे मान लो कि अब 80 ही डिमांड है पर बेचने वाले के पास 100 चीजें हैं, तो अब यहां पर क्या है, ये स्थिति है मंदी वाली। जब सामान ज्यादा है हमारे पास पर खरीदने वाले लोग ही नहीं है, खरीदते ही नहीं उस चीज को, तो वो मंदी का दौर वो होता है। अब यहां पर क्या होता है, जो मूल्य है, देखो इसमें जो मूल्य होगा, जो प्राइस होगी वो सामान्य रहेगी, इसमें जो प्राइस होगी वो बढ़ा दी जाएगी, और इस वाली कंडीशन में जो मूल्य है वो घटा दिया जाएगा। तो ये जो मंदी आती है, ये मंदी का ये वाला दौर है कि भैया ये क्या है, मूल्य घट गया। पर आप कहोगे कि सर जब मूल्य कम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, मूल्य कम हो गया सर, इसमें दुख की क्या बात है, हम तो सब चाहते हैं कि हर चीज की प्राइस कम हो, पर एक लिमिट से नीचे आ जाना वो खराब होता है। हम कहते हैं ना, अति सर्वते वर्जित है, कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा हो वो बेकार है। तो यहां पे लिमिट से ज्यादा प्राइस का गिर जाना वो बेकार। ज्यादा प्राइस का गिरने का मतलब क्या है कि जो उत्पादन करने वाला है वो उत्पादन ही नहीं करेगा उस चीज का, वे उत्पादन ही नहीं करेगा ना। ऑफकोर्स भाई मुझे आज एक बात बताओ, जैसे मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूं और मेरे पास 50 बच्चे अगर कोई आ रहे हैं, अगर मुझे उनमें से 45 बच्चे बोल दे कि सर आप जो हजार रुपए फीस ले रहे हैं, हम हजार नहीं देंगे, हम तो 300 रुपए ही फीस देंगे, तो मैं पढ़ाना ही बंद कर दूंगा। फिर बस सिर्फ मुझे 5 बच्चे ही हजार रुपए दे रहे, 5000, तो अब 5000 दे रहे, तो मैं मेरे बाकी दूसरे स्टाफ को भी निकाल दूंगा, मैं सबको बाहर निकाल दूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तो क्या हुआ, जब ये स्थिति आई तो मैंने रोजगार खाली कर दिया, मैंने हटा दिया, मैंने लोगों को रखा ही नहीं।
क्योंकि मेरे पास ही पैसा नहीं आ रहा तो मैं लोगों को कहां से दूंगा। मेरी आय कम हुई, मैंने लोगों का रोजगार से हटा दिया तो रोजगार भी कम हो गए, लोगों की आय कम हो गई। और जब लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा तो भूखे मरेंगे, क्योंकि उत्पादन तो करवाना ही नहीं है, मैं प्रोडक्शन तो करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि लोगों की मांग ही नहीं है। तो यह बात हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना कि मार्केट में किसी चीज की, वस्तु की मांग होना, डिमांड होना भी बहुत जरूरी है। हर चीज की जब मांग होगी, डिमांड होगी, तभी क्या है वो चल पाएगा, तभी जो अर्थव्यवस्था है वो सही से काम कर पाएगी। और 1929-30 के में हम ये दौर देखते हैं कि हर चीज की जो डिमांड है वो गिरती जाती है, बहुत बुरी स्थिति गिरती है। यूरोप के बैंक, अमेरिका के बैंक सभी पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उत्पादन के लिए किसी को भी पैसे की आवश्यकता पड़ी ही नहीं रही है, किसी को भी पैसे की आवश्यकता है ही नहीं। तो यह महामंदी वाला दौर हम लोगों को देखना है। इस दौरान दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज हो गई। अब देखो क्यों हुई? क्योंकि मांग गिर गई, लोग भाई खरीदने वाले ही नहीं, खरीदने वाले नहीं है तो हमें उत्पादन क्यों करना? उत्पादन बंद कर दो। जैसे मैंने बोला ना, बच्चे पैसे देने वाले नहीं तो मैं पढ़ाने बंद कर दूंगा। उत्पादन नहीं है, उत्पादन नहीं है तो रोजगार खत्म हो जाएगा। ये बात हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ी है ना कि भैया हम क्या करेंगे, उद्योग लगाएंगे। उद्योग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें उत्पादन करना है, और जब उत्पादन करने के लिए हम लोगों को क्या देंगे, रोजगार देंगे। और रोजगार जब लोगों को मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो उनका जीवन स्तर भी बढ़ेगा। पर अब उल्टा आ जाओ, उल्टा आ जाओ, उद्योग खत्म करने पड़ रहे क्योंकि मांग नहीं। उत्पादन क्यों करो? मुझे एक बात बताओ भाई, साफ क्लियर कट बात बताओ, उत्पादन क्यों करो, प्रोडक्शन क्यों करो? क्योंकि जरूरत है जनता को, जनता को जरूरत है। जरूरत ही नहीं होगी तो फिर हम उत्पादन ही नहीं करेंगे। उत्पादन ही इसलिए हो रहा है क्योंकि जनता डिमांड कर रही है, और जब जनता की डिमांड बंद हो जाएगी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना फिर हम फैक्ट्रियां बंद करेंगे। फैक्ट्रियां बंद करेंगे तो उत्पादन नहीं करना, क्यों नहीं करना वो मैंने बता दिया। तो रोजगार खत्म, रोजगार खत्म तो आय खत्म, और आय खत्म तो पूरा मार्केट, पूरा व्यापार क्या है, भयानक गिरावट आ जाएगी, बहुत बुरी स्थिति इस समय में हो जाएगी। इस महामंदी के कई कारण थे, तो क्या क्या कारण थे वो जानते हैं। पहला, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। ये क्या होता है कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन? सर अति उत्पादन का मतलब तो हमें तो ये समझ में आ रहा है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। तो सर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है तो इसमें गलत बात किया है, ये तो कंफ्यूज कर रहे हो सर आज आप हमें। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इसलिए गलत बात थी क्योंकि लोग तो नहीं मांग रहे ना, लोग तो नहीं मांग रहे। लोग मांगेंगे, लोग डिमांड करेंगे, तभी तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का मजा आएगा। लोग खरीदना ही नहीं चाह रहे किसी चीज को, हम प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो अति उत्पादन भी क्या होगा, महामंदी का कारण बनेगा। अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करना, ये बात जानेंगे कि किस प्रकार से पूरी दुनिया उस समय अमेरिका के बैंकों पर और अमेरिका के लोगों पर पैसा लेने के लिए निर्भर हो चुकी थी। और फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महामंदी का प्रभाव, ये भी हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको एक चित्र दिखाया है जिसमें एक लेडी बैठी, उसके साथ उसके 2 बच्चे बैठे हुए हैं, और वो महामंदी के उस दौर को सोच रहे हैं, उसकी जो बुरी स्थिति उस समय हुई है वो हम लोग देख रहे हैं। पहला, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। कृषि उत्पादों की कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज्यादा माल पैदा करके वे अपना आय स्तर बनाए रख सके। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। यह बात है थ्योरेटिकल। अब आप इसे प्रैक्टिकली समझिएगा। प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या कहा कि भैया हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई जो हम लोग कर रहे हैं ना, हमने कितने की करी है, 100 किलो माल। एक बार 100 किलो गेहूं किसान ने उगाया है। 100 किलो गेहूं, कितना, 100 किलो गेहूं किसान ने उगाया। अब है ना पर जो डिमांड है, मांग जो है वो मान लो 70 किलो की है। मांग कितने की है, 70 किलो की। मांग कितने की भैया, 70 किलो की। अब देखो, जब उसने 100 किलो उगाया है तो उसने ये सोच रखा था कि भैया मैं इसे क्या करूंगा, 40 रुपए किलो पे बेच करके 4000 रुपए कमा लूंगा, 4000 रुपए कमा लूंगा। ये सामान्य स्थिति थी कि मांगने वाले भी 100 हो और उत्पादन करने वाला भी 100 किलो कर रहा हो, तो सामान्य स्थिति थी। तो 4000 कमा लूंगा। पर अब जब उसको पता चला कि यार खरीदने वाले 70 किलो ही हैं, 70 किलो गेहूं ही बेच सकते हैं अपन लोग, 30 किलो तो बेकार जाएगा, तो उसने क्या करा, कीमतें गिरा दी। उसने बोला कि हम 30 रुपए में बेच देंगे, ले जाओ, सस्ते में ले जाओ। जब 30 रुपए में बेचा तो 100 इंटू 30 जब मैं करूंगा तो बच्चों 3000 रुपए आएंगे। 1000 का क्या हुआ, नुकसान हुआ। आय गिरी, किसकी गिरी, किसान की आय गिर गई। क्यों गिरी, क्योंकि कीमतें गिरी, उत्पादों की कीमतें गिरा दी। पहले 40 रुपए किलो गेहूं बेच रहा था, अब वो 30 रुपए किलो गेहूं बेच रहा है। तो बोलो कीमतें गिरी या नहीं गिरी, गिरेगी। साफ नजर आ रहा है सर, कीमतें गिर गई। तो कीमतें गिर गई तो भैया वो जो कीमत आ रही है वही तो किसान के लिए क्या है, इनकम है।
हमेशा याद रखना अर्थशास्त्र में, एक की इनकम, एक की आय दूसरे के लिए खर्चा होगा। एक की आय दूसरे के लिए खर्चा होगा। मैं घड़ी खरीद करके लाया, मेरे लिए खर्चा था, दूसरे के लिए इनकम थी, दूसरे के लिए इनकम थी। यह बात हमेशा ध्यान रखना, एक की इनकम दूसरे के लिए खर्चा और दूसरे का खर्चा एक के लिए इनकम हमेशा कहलाएगी। तो इनके लिए जब उसकी कीमतें गिरी तो इनकी आय गिर गई, उनकी आय गिर गई। अब क्या करा उन्होंने, जब कीमतें गिरने लगी आय, पर वो ये सोच रहे थे क्या करें कि कम से कम महीने के यार 4,000 रुपए तो मिलने ही चाहिए। 4,000 रुपए बिना तो कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने क्या करा, बोले हम 30 में ही बेचेंगे, हम 30 रुपए ही किलो गेहूं बेचेंगे, पर ज्यादा गेहूं उगाओ। बोले ठीक है। तो उन्होंने गेहूं कितना उगा दिया 150 किलो गेहूं उगा दिया। अब 150 किलो गेहूं उगा दिया तो 30 के हिसाब से बेचा तो 15 या 45, 4,500 रुपए हो गए। हैं, कितने हो गए भैया? 4,500 रुपए हो गए। पर मुझे एक बात ये भी तो बताओ, खरीदने वाले तो 70 किलो ही खरीदेंगे ना। उन्होंने ये सोचा कि ज्यादा उत्पादन करके कम कीमतों पर बेच करके के इनकम जो है, आय है उतनी तो कम से कम उतनी तो मिलनी चाहिए ना यार। तो अब क्या हो गया, उत्पादन ज्यादा हो गया पर खरीदने वाले नहीं है, और खरीदने वाले नहीं है तो स्थितियां बुरी हो गई। खरीदने वाले नहीं थे, कीमतें गिरने लगी, किसानों की आय घटने लगी, और जो उपज पड़ रही थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, सड़ने लगी, और बहुत बुरी स्थिति वहां पे बन जाती है। यहाँ पे मैंने एक स्थिति आपको अमेरिकन यूनियन बैंक की दिखाई है, जो कि आगे चर्चा करेंगे अपन। अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करना। 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। तो 1920 के दशक में हम लोग देख चुके हैं कि 1920 के दशक में 1918 में विश्व युद्ध प्रथम खत्म होता है। उसके बाद दुनिया में कर्जदाता के रूप में अमेरिका उभरता है, और फोर्ड की जो शुरुआत होती है वृहत उत्पादन वाली, मास प्रोडक्शन वाली, तो उसने और भी अमेरिका के क्या है, इकोनॉमी में 4 चांद लगा दिए। तो सब क्या है, पूरी दुनिया उनसे पैसा लेकर के निवेश के काम करती थी। किसी ने यहां इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहीं किसी ने वहां इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी ने वहां इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो जो भी निवेश संबंधी काम हो रहे हैं वो अमेरिका से पैसा लेकर के ही हो रहे हैं। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्ज $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। तो देखो 1928 के पहले 6 माह, मतलब जनवरी से लेकर करके जून तक का जो समय था 1928 का, उसमें पूरी दुनिया में $1 अरब कर्जा अमेरिका ने दे रखा था। पर मात्र साल भर के अंदर मतलब 1929 के बीच में आते आते क्या हुआ, महामंदी आ गई, और उस समय यह कर्जा सिर्फ और सिर्फ चौथाई रह गया। मतलब इसका 75% कर्जा तो रिकवर अमेरिका ने कर लिया। बोला अब हम कर्जा देना बंद कर रहे हैं, क्योंकि लगा अरे भाई साहब पैसा लौटेगा ही नहीं पैसा, क्योंकि मार्केट में पैसा जा ही नहीं रहा है। लोगों के रोजगार खत्म हो रहे, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो खरीदेंगे क्या और बेचेंगे क्या, और हमारा पैसा कहां से आएगा। तो इसलिए अमेरिका की भी स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी, और जो लोग अमेरिकी कर्ज पर निर्भर थे उनके ऊपर तो बहुत 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 बुरा संकट आया। यूरोप के कई बड़े बैंक धाराशायी हो गए जो इन पर डिपेंडेंट थे। ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। ठीक है, यह एक यूरोप बैंक की मैंने फोटो आपको दिखाई। फिर आते हैं तीसरा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ता है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी दुनिया में कर्जदाता के रूप से जानी जा रही थी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसने मास प्रोडक्शन, वृहत उत्पादन करना सिखाया हो, तो उस अर्थव्यवस्था पर भी क्या महामंदी का प्रभाव पड़ा, और कैसा पड़ा। ऐसा पड़ा कि बहुत बुरी स्थिति हो गई। काफी बैंकों के दिवालिये निकल गए। 4,000 बैंक करीबन कहा जाता है कि उस समय बंद कर दिए गए उस महामंदी के दौरान। बहुत बुरी स्थिति हुई है महामंदी में। हमारे देश में महामंदी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, जो कि आज हम इस लेक्चर में आगे जानेंगे। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया। अब देखो कीमतों में कमी आई। कीमतों में कमी आने का मतलब क्या है, किसी ना किसी की इनकम गिर गई होगी, किसी ना किसी की क्या हुई होगी, इनकम गिर गई। और इनकम गिर गई इसका मतलब क्या है, इनकम गिर गई इसका लोग चुका नहीं पाएंगे। हमने पढ़ा है ना भैया भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, भाई बैंक भी तभी देता है तब आपकी लगे कि इसकी औकात है कि वो हमें पैसा लौटा देगा। साहूकार महाजन भी तभी पैसा देता तब लगे कि ये पैसा लौटा देगा। तो अमेरिकी बैंक वालों ने जो घरेलू, जो देश के अंदर भी कर्जा दे रहे थे, वो भी बंद कर दिया। बोले क्यों दे, बोले लौटाने की हिम्मत तो है नहीं। जो कर्ज दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी गई, और जो कर्जा दिया जा रहा था उसकी वसूली बहुत तेज कर दी। बोले जल्दी जल्दी क्या करो, पैसा निकलवा लो। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गए। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि किसानों की जो उपज है, जो उन्होंने उगाया है, जो उन्होंने उत्पादन करा है, वो मंडियों में पड़ा सड़ रहा है, बेकार जा रहा है, क्योंकि खरीदने वाले क्या है, नहीं है, मांग नहीं है।
तो इसलिए हमेशा से एक बात ध्यान रखिएगा, जो मार्केट चलता है, देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मार्केट कैसा होता है, मार्केट जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो रेलगाड़ी के दो व्हील्स की तरह होते हैं। अगर एक भी ऊपर नीचे कुछ भी करेगा तो वो दूसरा गिर जाएगा, दूसरा गिर जाएगा। ओके, ऐसे मान लो हमारी फ्रेंडशिप है, अगर हम दो दोस्त थे, अगर दोनों साथ चल रहे तो रेलगाड़ी की जो हमारी स्पीड है दोस्ती की वो बढ़िया चलती रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। पर एक ने कैसे भी धोखेबाजी कर दी, एक ने दूसरे को गिराने की कोशिश करी, तो वो क्या है, एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब हमारी दोस्ती टूट जाएगी। उसी प्रकार से क्या है, बाजार है। बाजार में अगर सप्लाई जितनी हो रही है ना, उतनी ही मांग होती रहनी चाहिए। सप्लाई मांग, सप्लाई मांग, सप्लाई मांग, सप्लाई मांग, ये अगर बराबर चलता रहा तो बाजार की जो रेलगाड़ी है वो दौड़ेगी, स्पीड से दौड़ेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें डिमांड भी करते रहना चाहिए। हमें पैसा सिर्फ ये नहीं है कि मैं जेब में मैंने कमाया जेब में डाल लूं और रख लूं, बस नहीं, वो मार्केट में फ्लो होता रहना चाहिए, मार्केट में जाता रहना चाहिए। आप ये मत सोचो कि अरे यार मैं उसको पैसा देकर के आ रहा हूं, अरे तू कौन दे रहा है बाबू जी, तुझे भी तो किसी ने दिया ना। अगर वो ये सोच लेता तो तेरे पास पैसा नहीं आता। मार्केट में पैसे को जाने दो और वो पैसा जितना जाएगा घूम फिर करके आपके पास आएगा। अगर आपने घरों में पैसों को बंद रख लिया तो क्या होगा, वो पैसा बिल्कुल पैक्ड हो जाएगा, वो मार्केट में अर्थव्यवस्था में नहीं घूमेगा, और अर्थव्यवस्था में नहीं घूमेगा तो मंदी वाली स्थितियां आती। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्ज चुकाने में नाकामयाब हो गए, जिसके चलते उनके मकान, कार और सारी जरूरी चीजें कुर्क कर ली गई, मतलब उनकी जब्त कर ली गई, क्योंकि वो लोग क्या है, पैसा चुकाने में नाकामयाब हो गए। उनके पास पैसा चुकाने जितनी हिम्मत नहीं थी, तो मकान, कार, सब ये क्या है, सारी चीजें गिरवी रख ली गई, उनको जब्त कर दिया गया। बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धाराशायी हो गई, तो फिर काफी लोग क्या है, दूर दूर तक जाते हैं, काम ढूंढते हैं कि अच्छा रोजगार मिल जाए, अच्छी आय मिल जाए, जिससे कि हमारा काम चलता रहे। और फाइनली जो अमेरिका बैंकिंग है वो भी क्या हो जाती है, धाराशायी हो जाती है। और यहाँ पे एक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को दिखाया कि बेरोजगारी क्या है, ज्यादा दर्शा रही है कि बेरोजगारी ज्यादा है। ये वाला चाहे आप मत देखिएगा, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी ज्यादा है। निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने, कर्ज वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। देखो, निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने, देखो निवेश का मतलब क्या होता है, मैं हमेशा समझाता हूं, एक होता है खर्चा और एक होता है निवेश। खर्चा क्या है कि भैया मैं जो कर दूं उससे मुझे कल को वापस कुछ भी नहीं मिलेगा, मुझे उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। पर निवेश क्या है, मैं इस उम्मीद से ही खर्चा कर रहा हूं कि मुझे फ्यूचर में से कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा भैया, कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। जैसे मान लो कि भाई आज मैंने शर्ट खरीद करके लाया, क्या है ये, खर्चा ही है ना, खर्चा है। पर मान लो कोई इंसान है, वो एक्टर है, एक्ट्रेस है, ठीक है, वो अपने कपड़ों पे, अपने शरीर पे, अपने हेयर स्टाइल पे खर्चा कर रहा है, वो उसके लिए निवेश है। बिकॉज वो चीजें उसको कमा करके देगी पैसा, वो उसको पैसा कमा करके देगी। अगर मान लो मैं एक जमीन खरीदता हूं कि हाँ भाई मैं यहां मकान बना लूंगा, तो वो मेरे लिए खर्चा है। पर मैंने ये सोच रखा है कि मैं वहां एक जमीन खरीद लूं और उस पर दुकान बना करके कमाऊंगा, वो निवेश है। मतलब निवेश का मतलब यह है कि भविष्य में लाभ कमाना है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जहां जहां पैसा लगा रखा था और उम्मीद थी कि लाभ पाएंगे, पर लाभ ना मिला, तो स्थिति क्या हो गई, डाउन हो गई, खराब हो गई। कर्ज वसूल ना कर पाने, जिनको कर्जा दिया था उनके पास खुद के पास ही नहीं है, बोले ले जाओ जो ले जाना, कुछ नहीं बचा हमारे पास, तो वो भी नहीं मिल रहा। जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने, और जो बैंकों के पास लोगों ने जमा करा रखा था पैसा, वो भी बैंक नहीं लौटा पाए, तो बैंक वो भी नहीं लौटा पाए। तो इन सभी कारणों के कारण हजारों बैंकों को दिवालिया घोषित कर दिया गया। दिवालिया को इंग्लिश में कहा जाता है इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब यह होता है कि मतलब स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है, आपके पास लौटाने को कुछ बचा ही नहीं है। और दिवालिया घोषित करने का जो काम होता है वो ऐसा होता है कि उसके बाद आपकी कोई मार्केट में किसी प्रकार की कोई रेपुटेशन होती, मतलब सरकार ने घोषित कर दिया कि भाई ये अब इसको कोई परेशान मत करा करो, इसकी स्थिति है ना बहुत बुरी हो चुकी है। ओके, और हजारों बैंक बंद कर दिए गए, जैसे मैंने आपको बताया भी। अब आते हैं भारत और महामंदी में। दुनिया में कुछ भी हो, ठीक है ना, दुनिया में कुछ भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे देश में क्या हुआ वो जानना जरूरी। पर एक थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात हमेशा ये होती है कि कौन सा दौर चल रहा है, 1929 वाला दौर चल रहा है, 1929 वाला दौर चल रहा है। इसी 1929 में किसका राज है, ब्रिटिशर्स का। जब ब्रिटिश पाउंड गिर गया, जब ब्रिटिशर्स की हालत खराब हो गई, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारत की स्थिति खराब ना हुई होगी।
तो भारत की भी स्थिति खराब हुई ही है उस समय। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकपाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुंच जाती थी और उससे दुनिया भर में लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और समाज प्रभावित हो उठते थे। देखो, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, हमने इस चैप्टर की शुरुआत कहां से करी थी? रेशम मार्ग से। कहां से करी थी? रेशम मार्ग से। रेशम मार्ग से लेकर करके उस समय से लेकर के अब हम आ चुके हैं 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? 20वीं शताब्दी की तो बात कर रहे नहीं है। ये जो दौर रहा है, ये 500-600 सालों का या हजारों सालों का जो ये दौर रहा है ना, इस दौर में रेशम मार्ग 15वीं शताब्दी तक खत्म हो गया था। ओके, उसके बाद से 20 में 500 साल मानता हूं। इन 500 साल के दौर में दुनिया इतनी एकीकृत हो चुकी थी, इतनी इंटीग्रेटेड हो चुकी थी, इतनी भूमंडलीकृत हो चुकी थी, जुड़ चुकी थी कि मामला यह हो गया कि जब एक जगह कुछ होता था ना, तो सारी जगह उसका असर होने लग जाता था। एक जगह जब कुछ होता था तो उसका सारी जगह असर होने लग जाता था। यही यहां पर बताई गई है कि दुनिया के एक हिस्से में जब कोई काम हो रहा है, उसकी कपकपाहट, उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो स्थितियां हैं, वो दूसरे हिस्सों में पहुंच जाती थी और दुनिया भर के लोगों की जिंदगी को, उनकी लाइफ पे प्रभाव डाला, देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करा और समाज को भी उन्होंने क्या करा है? प्रभावित करा है। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित कर किया। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहां भी कीमतें क्या हो गई? नीचे आ गई। ये भारत का तिरंगा, आन बान शान, हमारे देश की जान। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर जाती है। देखो, अब ये चीज क्या दर्शाता है? 1928 से 1934 इन 6 सालों के दौर में गेहूं की कीमत 50% गिर जाती है। अब 50% गिरने का मतलब आप समझते हैं कि अगर पहले किसान 40 रुपए किलो गेहूं बेच रहा था, अब वो 20 रुपए में बेचेगा, मतलब 50% उसको लॉस हो गया। सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। और सरकार किसकी है? सरकार है गौरव की। गौरव मतलब ब्रिटिशर्स की सरकार थी। उन्होंने बोला लगान में तो छूट दिया ही नहीं जाएगा, तो लगान में क्या छूट? मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे अंग्रेज लोगों को, उन लोगों को, कि उनकी भी स्थिति खराब हो रही है, तो उनको ये चीज महसूस करनी चाहिए कि यार जब हमारी स्थिति खराब हो रही थी, ये लोग कहां से लगान चुकाएंगे? पर मानसिकता एक ही थी कि शोषण शोषण और शोषण करना था भारतीयों का, जो कि उन्होंने करा। काश्तकार खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी, जमीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी, घर में जो गहने जेवर थे बिक चुके थे। देखो, अब मैं आपको एक छोटी सी कंडीशन बताता हूं। आज कोरोना की बात करता हूं मैं नॉर्मली, आप मंदी को, महामंदी को, सबको एक बार भूल जाओ, ठीक है ना? मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो भी जब आप कोई चीज समझो ना, आप कहीं ना कहीं खुद से इंटर रिलेट करने की कोशिश करो, खुद से इंटर रिलेट करने की कोशिश करो। हमें ना रट्टा नहीं मारना, और अमेरिका के वो बंद हो गया बैंक, क्यों हुआ? मैं ये डिमांड, सप्लाई, ये सब क्यों समझाता हूं? ये 12th के कॉन्सेप्ट है, हम 11th-12th की इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं। आपको क्यों बता रहा हूं? बिकॉज आप चीजों को रटो ना, समझो। अब मेरी बात सुनो, आज है ना, मैं कोरोना महामारी की बात करता हूं। सडनली बोल दिया गया सरकार के द्वारा कि लॉकडाउन लगाया जा रहा है, पहले 21 दिनों का, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा और बढ़ा। उसमें सरकार की भी गलती नहीं, हमारे लोगों के लिए करा। पर हुआ क्या? जैसे मान लो कि कोई गरीब आदमी है, उसने 50,000 रुपए, कितने? 50,000 रुपए उसने घर में रख रखे थे। अब पर न कोई काम धंधा मिल रहा है, सब कुछ मार्केट बंद पड़ा है। ये 50,000 रुपए क्या हुआ? जो बचत थी वो सारी की सारी बचत घर के घर खर्चों में खत्म हो गई। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को पर्सनली देखा है जो पहले और कुछ काम करते थे, पर इस लॉकडाउन के दौरान में सिर्फ उनको एक ही काम नजर आया, हम सब्जी बेचते थे। तो ये स्थिति भी हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि जो बचत उन लोगों ने कर रखी थी वो बचत खत्म हो गई। तो यहां पर भी देखो कि जो काश्तकार थे उनके पास जो बचत थी वो सारी बचत खत्म हो गई। जमीनें, जो सूदखोर जिनसे क्या पैसा उधार ले रखा था, उनके पास जमीनें छूट गई, और घर थे, गहने जेवर सब क्या है, बिक चुके हैं। ये स्थिति काफी ही क्या है, लॉकडाउन में काफी लोगों की हुई है। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातु, खासतौर से सोने का निर्यात करने लगा। तो भारत ने कीमती धातु, सोने का निर्यात करना इस मंदी के दौरान में शुरू कर दिया। और यहां पे मैंने आपको एक गोल्ड की, सोने की इमेज दिखाई है। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों में कोई लाभ नहीं हुआ। तो देखो, अब मैंने क्या बोला, किसका राज चल रहा है? ब्रिटेन वालों का चल रहा है। जो भी काम हो रहा है किसके आधार पर हो रहा है? ब्रिटेन की तरफ से हो रहा है। तो ये स्थिति क्या है? ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को तो सुधारने में फायदा हुआ, पर जो हमारे देश की स्थिति हो उसमें कोई फायदा नहीं आया। किसानों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ, उनको किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। 1931 में मंदी बिल्कुल टॉप पे थी।
ये बात आप नोटिस करिएगा, इतिहास में हर चीज को लिंक कर करके चलिएगा। ये वो वाला दौर चल रहा है जब प्लेग महामारी का भी दौर चल रहा है। मैंने बताया था ना भारत के राष्ट्रवाद में कि महात्मा गांधी लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये वो दौर भी चलेगा जब मंदी का दौर है, और ये वो दौर भी चलेगा जब क्या होगा, देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, सिविल नाफरमानी आंदोलन होगा। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू किया। सिविल नाफरमानी आंदोलन है यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदायी नहीं रही। तो यह बात ध्यान रखिएगा, शहरी भारत के लिए इतनी दुखदायी नहीं रही, क्योंकि जो शहरी भारत में मैंने क्या कहा ना, मुख्य जो इसका रीजन रहा कृषि उत्पादों की मांग में गिरावट आना है। तो मांग में गिरावट आई तो कीमतें गिरावट हुई, और कीमतें गिरावट हुई तो लोगों की आय। शहरी अर्थव्यवस्था को इतना प्रभावित नहीं करा। अब जानते हैं विश्व अर्थव्यवस्था का पूर्ण निर्माण, युद्धोत्तर काल। देखो अब मेरी बात सुना, विश्व अर्थव्यवस्था का पूर्ण निर्माण, तो पूर्ण निर्माण एक तो इसलिए क्योंकि महामंदी की जो स्थिति है उसने पूरी दुनिया की जो स्थिति है बहुत बुरी कर दी है। एक आपको यह बात भी पता होगी कि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो लोगों को जीवन में उम्मीद नहीं थी कि वापस ऐसा युद्ध हो जाएगा, परंतु कुछ ही सालों बाद यह युद्ध वापस हो गया। और यह युद्ध का कारण था कि नहीं, जर्मनी को वापस बदला लेना था। तो यह युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है, उसका तो और भी स्थितियां खराब हो जाती है। और उसके बाद क्या है, विश्व अर्थव्यवस्था का पूर्ण निर्माण का काम संभालते हैं। कैसे संभालते हैं वो देखते हैं। यह युद्ध भी दो बड़े खेमों के बीच में हुआ था, तो वो भी दो बड़े खेमों के बीच में हुआ था। एक गुट में धुरी शक्तियां थी, मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली। तो दूसरी खेमे में ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका था। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जर्मनी, जापान और इटली तो है, दूसरी तरफ ब्रिटेन है, पूरा ब्रिटेन, वापस ब्रिटेन मतलब पूरे उसके उपनिवेशवाद भी इसमें आ जाएंगे। सोवियत संघ यूएसएसआर की बात कर रहे हैं, जो आज का क्या है रशिया जिसे हम लोग देखते हैं, वो फ्रांस और अमेरिका, ये इधर थे। तो इनके बीच में वापस से क्या होती है, लड़ाई होती है। और ये मैंने आपको एक विश्व युद्ध का दिखाया जो स्थिति बहुत बुरी हुई थी। 6 साल तक चला ये युद्ध, जमीन, हवा और पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया। जमीन पे भी लड़ाई हुई, हवा में भी हुई, पानी में भी हुई। मतलब बस ये वो दौर था जबकि एक देश दूसरे को देखना पसंद नहीं करता, बस मारना है, खत्म करना है। युद्धोत्तर काल में पूर्ण निर्माण का काम दो बड़े प्रभाव। देखो अब यहां पर क्या है कि जब युद्धोत्तर काल खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमें दो बड़े प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला, पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद एक और युद्ध की शुरुआत होती है, वो होता है शीत युद्ध। शीत युद्ध मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चों के बुक में शीत युद्ध की चर्चा करी हुई है। शीत युद्ध शुरू होता है 1945 के बाद से शुरू हो जाता है। अब ये शीत युद्ध हुआ क्यों, और पहली बात इसका नाम शीत क्यों रखा गया। शीत का मतलब कोल्ड वॉर, ठंडी लड़ाई। ठंडी लड़ाई में अवसर क्या है बारूद के गोलों की जगह क्या है, बर्फ के गोले फेंकेंगे और ठीक है ना, फिर बोलेंगे और बर्फ लाओ, और बर्फ लाओ, और बर्फ लाओ। तो उस बर्फ के हिसाब से तो कौन जीत जाता, रशिया जीत जाता, क्योंकि उनका पूरा ऊपर वाला इलाका बर्फीला ही है। ठीक है, तो अब देखो इस शीत युद्ध में जो दो ग्रुप हैं, वो एक तरफ से तो है अमेरिका और दूसरी तरफ है सोवियत संघ। एक तरफ है अमेरिका और दूसरी तरफ है सोवियत संघ। अब बात यह होती है कि ये लड़ाई होती क्यों है, अमेरिका और सोवियत संघ। जब द्वितीय विश्व युद्ध, वापस शब्दों पे गौर करिएगा साहब, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद क्या होता है, पूरी दुनिया में दो बड़ी शक्तियां देखने को मिलती है, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। तो दो बड़ी शक्तियां हो गई ना, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। और कहा जाता ना, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। मयान समझते हैं ना, वो तलवार डालने वाला, उसमें दो तलवारें नहीं रह सकती। तो पूरी दुनिया में दो पावरफुल देश, ना बाबा ना, ये नहीं चल सकता। तो लड़ाई क्यों थी, लड़ाई एक तो वैचारिक लड़ाई थी, विचारधारा की लड़ाई थी, विचारधारा की लड़ाई थी। विचारधारा की लड़ाई क्यों, अमेरिका क्या है, अमेरिका पूंजीवादी देश है जो कि ये कहता है फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए, कोई व्यापार अवरोधक नहीं, बिल्कुल फ्री रहे, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा अधिकार हो। पर सोवियत संघ समाजवादी देश था, वो कहता है कि जितना कंट्रोल सरकार कर सके करे, प्राइवेट को बिल्कुल भी नहीं, ये फ्री मार्केट ये सब कुछ फालतू की बात है, नहीं होना चाहिए, ये मजदूरों की उनकी बात करने वाले लोग। तो विचारधारा की लड़ाई थी। दूसरी लड़ाई थी ताकत की, शक्ति प्रदर्शन जिसे हम लोग कहते हैं। ये क्या है, हम पावरफुल है, वो क्या है पावरफुल है। तो पर सर मुझे एक डाउट ये आ रहा है कि अब भी आपने लास्ट स्लाइड पे तो बोला ये दोनों एक ही टीम में थे ये दोनों एक ही टीम में थे, तो फिर इन दोनों ने लड़ाई कैसे कर ली। बात ऐसी हुई थी कि 1945 में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका ने जापान की 2 शहरों पे परमाणु बम गिरा दिए।
और जब वो परमाणु बम गिरा है ना तो सोवियत संघ नाराज हो गया। अब नाराज क्यों हो गया? बोला अच्छी बात है ना, गिरा दिया तो खत्म मारा। अब सोवियत संघ ये कहता है, बोले पहली बात तो हमसे पूछा नहीं, हमसे पूछते। और सोवियत संघ यूएसएसआर का काफी हिस्सा एशिया में है, आज भी रशिया का काफी हिस्सा एशिया में। तो सोवियत संघ ये चाहता था कि भैया युद्ध खत्म होने के बाद हम किस पे राज कर लेंगे, हम एशिया पे राज कर लेंगे और ये बाकी अपने पश्चिम वालों पे राज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो हम एशिया पे राज कर लेंगे। तो सोवियत संघ कहता है एक तो तुमने हमसे पूछा नहीं बम गिराने से पहले, और दूसरा बात तुमने इसलिए गिराया कि हम लोग कंट्रोल ना कर सके एशिया पे, क्योंकि अब तुम्हारी धाक हो जाएगी, देखो अमेरिका वापस बम गिरा देगा, तो इसलिए तुमने हमें आगे नहीं बढ़ने दिए। तो यहां पर सोवियत संघ नाराज हो जाता था। अमेरिका ये कहता है कि बोले भैया गिराना जरूरी था, नहीं युद्ध खत्म नहीं होता। बोले अच्छा ऐसी बात है। तो उसी दिन से इन दोनों के बीच में शीत युद्ध शुरू हो जाता है। अब शीत युद्ध नाम क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया क्योंकि वहां पे जितना हमें उम्मीदें थी कि भाई इतनी भयंकर लड़ाई होगी, वो लड़ाई हुई नहीं। दोनों देशों की तारीफ इस बात से करनी पड़ेगी कि दोनों ने क्या करा है, बहुत समझदारी से युद्ध को करा है, ट्रीटी कर करके रोक के रखा है। और फाइनली 1991 में क्या हो जाता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, सोवियत संघ टूट जाता है। जो सोवियत संघ 15 देशों से मिलकर के बना हुआ था, फिर वो अलग हो जाता है। उनमें सबसे बड़ा देश जो आज हम लोग देखते हैं रूस के रूप में हमें देखने को मिलता है। ये शीत युद्ध की शुरुआत होती है। तो दो बड़े देश युद्ध के बाद हमें देखने को मिलते हैं, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान। वृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। देखो अब हमें किसी भी चीज से ना सबक लेना चाहिए। इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं, इतिहास हम इसलिए नहीं पढ़ते कि रट ले, कॉपी में लिख करके आ जाए, नंबर लेकर के आ जाए। इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं कि क्या गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सुधारा जाए। अब यहां पर सबक मिला है। एक सबक तो इनको यह मिल गया कि भैया वृहत उत्पादन, हमने पढ़ा वृहत उत्पादन, मास प्रोडक्शन। हेनरी फोर्ड बिल्कुल 3 मिनट में गाड़ी तैयार करवा रहा है, मास प्रोडक्शन हो रहा है, पर वो मास प्रोडक्शन बेकार है अगर व्यापक उपभोग नहीं होगा। व्यापक उपभोग का मतलब क्या है? व्यापक उपभोग का मतलब यह है कि अगर 100 चीजें बन रही है तो खरीदने वाले भी कम से कम 100 तो हो। जितना बन रहा उतना खरीदने वाले तो होने चाहिए। वो व्यापक उपभोग होना जरूरी है, नहीं तो वृहत उत्पादन बेकार है। लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए आवश्यकता की आमदनी काफी ज्यादा और स्थिर होनी चाहिए। देखो अब आप किसी बातों को इंटर रिलेट करिए, आमदनी होनी चाहिए, आमदनी काफी ज्यादा होनी चाहिए। तो आमदनी कब होगी, मतलब आय कब बढ़ेगी? आय तब बढ़ेगी जब रोजगार मिलेगा। ओके, रोजगार मिलेगा। और रोजगार कब मिलेगा? जब हम किसी चीज का उत्पादन करेंगे। और यहां पर अब एक बात याद रखना, उत्पादन कब कर रहोगे? जब उपभोग होगा। गया क्या कुछ खोपड़ी में? भैया आय बढ़ानी है, आय इसलिए बढ़ानी है क्योंकि रोजगार बढ़ाओ, आय तभी बढ़ेगी, रोजगार होगा। मैं घर पे बैठे बैठे सोचूं अरे यार मुझे है ना इतनी सैलरी मिल जाए, मुझे इतनी सैलरी मिल जाए, कब मिलेगी? जब रोजगार मिलेगा। और रोजगार क्यों मिलेगा? क्योंकि उत्पादन होगा। उत्पादन होगा और उत्पादन कब करना है? जब उपभोग होगा। उपभोग कंजप्शन जरूरी है, और कंजप्शन जरूरी है तो ये कह रहा है आय काफी ज्यादा होनी चाहिए और स्थिर होनी चाहिए। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है नियमित आय भी हो और बेहतरीन मजदूरी भी हो, रेगुलर कंटिन्यूसली सही समय पर हमें मिलती रहनी चाहिए। एक आय तो हमें मिलती ही रहनी चाहिए। आमदनी काफी ज्यादा हमारी उस समय होनी चाहिए, और तभी लोग क्या है उपभोग कर पाएंगे, नहीं तो उपभोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी है। ओके, तो अब देखो पहली बात तो ये क्लियर हुई कि हमें व्यापक उपभोग जरूरी है। दूसरी बात ये हुई कि व्यापक उपभोग के लिए आमदनी अच्छी जरूरी है। पर अब तीसरी बात ये भी जानो कि बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। भैया सबके सबको रोजगार दे दे बाजार, ये तो पॉसिबल नहीं है, सबके सबको रोजगार नहीं दे सकता। तो इसलिए क्या है कि कीमतों में उतार चढ़ाव, उपज में कभी ज्यादा उग गया कभी कम उग गया, रोजगार किसी को मिल गया किसी को ना मिला, इन सब चीजों में मतलब एक तरीके से इतना सा कहना चाहता हूं कि मार्केट को कंट्रोल करने में सरकार की दखलंदाजी थोड़ी सी जरूरी है। सरकार की दखलंदाजी थोड़ी सी जरूरी है। भैया पेट्रोल महंगा हुआ, नारे लगाए मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। कोई चीज महंगी हुई, राज्य सरकार मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद। क्यों लगा रहे हो? बिकॉज सरकार का दखलंदाजी जरूरी है। सरकार कंट्रोल कर सकती है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथ में। जब बाजार की बात हम लोग करते हैं तो बाजार की गतिविधियां बहुत सी होती है। बाजार की हमेशा सरकारों को भी दोष मत दिया करो, उसके पीछे की स्थिति जाना करो। तो परंतु सरकार का दखल जरूरी है। तो यहां पर एक ये भी चीज नजर आती है कि पूर्ण रूप से पूंजीवादी भी हो जाना खतरनाक होगा। भारत आदर्श बनता है कि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था दुनिया को दी है।
आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती है। तो आर्थिक स्थिरता जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है कि सही से बनी रहे, वो सरकारी हस्तक्षेप, सरकार के इंटरफेयर से ही सही हो सकती है। दूसरा सबक, पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत हो। तो ये बात मैं कह चुका हूं, सरकार के पास कंट्रोल होना चाहिए। आज हमारे देश में क्या है, हमारे देश में आप देख लेना, अभी चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। जो भी पार्टीज है, मैं किसी एक पार्टी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, जो भी पार्टियां हैं, हम महंगाई कम करेंगे, हम ये कम कर देंगे। अरे भैया कम कर दोगे, क्यों कर दोगे? क्योंकि ये बात सरकार की हस्तक्षेप जरूरी है। कर सकती है सरकार, कुछ हद तक कर सकती है। और सरकार के बिहाफ पे कौन कर सकता है? सरकार के बिहाफ पे केंद्रीय बैंक हैंडल करेगा। थोड़ा सा हमारे देश में आरबीआई हैंडल करता है, वो हैंडल करेगा। तो वस्तुओं की, पूंजी की, श्रम की आवाजाही किसके पास हो? सरकार के पास नियंत्रित हो। तो इसीलिए तो जो वस्तु पर आयात शुल्क लगाना, पूंजी पे, ये सब कुछ सरकार के हाथ में ही तो होता है। मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। अब मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हम पूर्ण निर्माण करें विश्व अर्थव्यवस्था का, उसमें आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाया रहे। एक तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे कि ना तो बिल्कुल महामंदी में चले जाए और ना हम महंगाई के दौर में चले जाए। तो आर्थिक स्थिरता बनी रहे और दूसरा पूर्ण रोजगार, सभी लोगों को क्या है, रोजगार मिल सके और वो अपना जो जीवन यापन है वो कर सके। जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। देखो, अब जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर अमेरिका की जगह है, जहां पे एक ब्रेटन वुड्स जगह है, और वहां पे संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ। संयुक्त राष्ट्र क्या है? यूनाइटेड नेशन। उसकी एक मीटिंग हुई, मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन। मौद्रिक मतलब मॉनेटरी और वित्तीय मतलब फाइनेंस, मतलब पैसे, ट्रकों से, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बात है, वो सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, दो संस्थाएं आएंगी, एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और एक विश्व बैंक आएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्यों बनाई गई? देखना, बराबर लगा के लिखा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए। अगर आप कोई दो देश व्यापार कर रहे हो, उसमें किसी प्रकार का लाभ या हानि होता है, तो उसके लिए IMF बैठा है। IMF आपको पैसा दे देगा, आपकी मदद कर देगा। तो देशों के विदेश व्यापार में लाभ हानि के घाटे को निपटने के लिए बैठा है। दूसरी तरफ बनाया गया अंतरराष्ट्रीय पूर्ण निर्माण एवं विकास बैंक। कौन सा बनाया गया? अंतरराष्ट्रीय पूर्ण निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में हम लोग क्या कहते हैं? विश्व बैंक कहते हैं। इसका काम क्या था? पूर्ण निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम। कौन सा पूर्ण निर्माण? पूर्ण निर्माण का मतलब होता है बनाना, और पूर्ण निर्माण का मतलब होता है वापस से बनाना। तो अब यहां पे 2-3 बातें देखो। एक तो जो युद्ध में ध्वस्त हो चुके हैं, उनकी मदद करना, क्योंकि पूरी दुनिया को इफेक्ट हुआ है युद्ध का, उनकी मदद करना। दूसरा, काफी देश उपनिवेशवाद से आजाद हो रहे हैं, जैसे कि भारत में 1947 में हुआ, तो उनके लिए भी मदद करना। और तीसरा, महामंदी के दौर से वापस हम लोग ऊपर उठ सके, उनके लिए मदद करना। तो पूर्ण निर्माण, वापस से बनाना, वापस से रिस्ट्रक्चर करना, ये इसके लिए काम करा गया। तो उसके लिए विश्व बैंक आपको पैसा देता है। विश्व बैंक और IMF ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान या ट्विंस भी कहे जाते हैं। विश्व बैंक और IMF को जुड़वा संतान इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों एक साथ ही इनका जन्म हुआ है। ठीक है, दोनों का एक साथ ही उस जुलाई 1944 की सभा में ही क्या है, इनका जन्म होता है, इन्हीं के लिए शुरुआत की जाती है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। और जो युद्ध के बाद की जो अर्थव्यवस्था चल रही है, अंतरराष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है, उसे ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहते हैं। ये विश्व बैंक की मैंने एक आपको इमेज दिखाई है। विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू करा। 1947 में उन्होंने एक औपचारिक रूप से फॉर्मेलिटी, पूरा सही रूप से काम करना उन्होंने शुरुआत कर दी। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को विटो कर सकता था। अब बस थोड़ा सा यहां पे यही दिक्कत वाली बात है। यह बात मैंने आपको अर्थशास्त्र में भी पढ़ाई थी कि पश्चिमी देशों की क्या है, प्रभाव ज्यादा है। पश्चिमी देशों का प्रभाव ज्यादा है, खास करके अमेरिका, इन लोगों का। तो अब मैं ये जो आप देख रहे हैं ना, IMF है, विश्व बैंक है, ये जो विचारधारा है ना, पूंजीवादी विचारधारा है। कौन सी विचारधारा? पूंजीवादी विचारधारा। अभी विश्व युद्ध चल रहा है दुनिया में 1945 के बाद, और पूंजीवादी विचारधारा होने का मतलब अमेरिका का समर्थन है। तो अमेरिका को उस समय विटो मिला होता, मतलब कोई भी फैसला विश्व बैंक और IMF लेता है तो विटो लगा कर, विटो का हिंदी में अर्थ होता है निषेधाधिकार, निषेध कर देना, मना कर देने का आपको अधिकार है। तो वो काम अमेरिका के पास था। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। विनिमय दरों का मतलब क्या है, इंग्लिश में बता देते हैं, एक्सचेंज रेट।
भैया एक्सचेंज रेट के ऊपर आधारित थी। एक्सचेंज रेट के ऊपर कैसे आधारित थी कि भैया अगर जैसे मान लो भारत गया, बोला हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा उधार चाहिए, बोले अच्छा पैसा उधार चाहिए तो ठीक है भैया, $1 अगर आप ले रहे हो मतलब आप 70 रुपए भारत से ले रहे हो। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता, एक्सचेंज रेट हो गया, $1 लेना मतलब 70 रुपए हम लोग ले रहे हैं। डॉलर का मूल्य सोने से भी बंधा हुआ था। अगर आप सोना, भैया हमने क्या बोला, हमने 1991 में एलपीजी क्यों लेकर के आए, क्योंकि हमारे पास लौटाने के लिए विदेशी जो मुद्रा थी वो खत्म हो चुकी थी, और फिर हमने सोने में कर्जा लौटाया था। तो सोने की भी बंधी हुई थी, 35 और सोने के बराबर निर्धारित की गई थी, क्योंकि इतना डॉलर और इतना सोना दिया जाएगा। इसी के साथ आज जो हमारा ये लेक्चर 4 है वो कंप्लीट होता है। मंदी महामंदी की बातें पढ़ ली है, अब आखिरी के जो कुछ टॉपिक्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स करके हमें बताइएगा। कोई समस्या, कोई भी दिमाग में डाउट रहेगा तो पूछिएगा, और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।